हेलो, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्य। बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। जो कोशिका भित्ति है वह पाई जाती है प्लांट, बैक्टीरिया तथा कवकों के अंतर्गत, जबकि जो जंतु कोशिकाएँ हैं उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाएँ केवल कोशिका झिल्ली द्वारा स्तरित रहती हैं। जो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है वह कोशिका झिल्ली को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करना है। जो जो जीवाणुवीय कोशिका भित्ति होती है यह बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जैसा कि हम पहले वाले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ये निर्मित होती हैं पेप्टाइड्स अर्थात प्रोटीन तथा ग्लाइकन्स के द्वारा। जो ग्लाइकन्स उपस्थित होते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति में यह हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनमें N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन तथा N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल नामक शर्कराएँ आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बंधों द्वारा बंधित रहती हैं। जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है यह ग्लूकोज का एक रूपांतरित रूप है, जिसके अंतर्गत जो 2 नंबर कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले प्रतिस्थापित हो जाता है NH2 ग्रुप से। तत्पश्चात एक एसिटाइल ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ जाता है, इसलिए शर्करा कहते हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जबकि N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल के अंतर्गत जो 2 नंबर के अतिरिक्त 3 नंबर कार्बन होता है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एक अम्लीय समूह आकर के जुड़ जाता है तथा ये बनाती है N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल को। अब जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वहाँ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन तथा N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल आपस में 1,4 बंधों, बीटा 1,4 बंधों के द्वारा बंधित रहते हैं, यानी कि 1 नंबर कार्बन तथा 4 नंबर कार्बन के मध्य एक ग्लाइकोसिटिक बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन तथा N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल है यह बीटा 1,4 बंधों के द्वारा बंधित होकर के श्रृंखलाओं का निर्माण कर देती हैं तथा यह श्रृंखलाएँ आपस में क्रॉस लिंक या अंतर्बंधित होती हैं पेप्टाइड्स के द्वारा। ये अंतर्बंधन या क्रॉस लिंकिंग करने का कार्य जो करता है एंजाइम, इसे कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेज। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका कार्य या प्रतिजैविक प्रोटीन इनका कार्य होता है जीवाणु की वृद्धि को संदमित करना तथा ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर बीटा लैक्टेम रिंग उपस्थित होती हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ये जाकर के संदमित कर देती हैं ट्रांसपेप्टिडेज को, जिसके वजह से जीवाणु की कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता, यानी जीवाणु कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। बात करें कवकों की कोशिका भित्ति की, तो कवकों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है काइटिन की। यदि बात करें कवक कोशिका भित्ति के संगठन की तो इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है वह है काइटिन। काइटिन जो होता है वह एक समबहुलक होता है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो काइटिन के अंतर्गत जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन होते हैं जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, इसके जो एकलक इकाइयाँ हैं ये आपस में बंधी होती हैं बीटा 1,4 बंध के द्वारा तथा एक श्रृंखलाओं का निर्माण करता है काइटिन। इसका संश्लेषण होता है वह प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर होता है। इसके अतिरिक्त कवक की कोशिका भित्ति में शर्कराएँ ग्लूकन्स उपस्थित रहती हैं। यह ग्लूकन्स जो काइटिन है उसे क्रॉस लिंक करने का कार्य करती हैं। साथ ही यहाँ पाए जाते हैं प्रोटीन्स। यह प्रोटीन्स एंजाइम्स के रूप में होते हैं जो कि कोशिका भित्ति के संश्लेषण व लयन के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ कुछ संरचनात्मक प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। अपवाद स्वरूप जो वर्ग कवकों का वर्ग ओमाइसिटीज है वहाँ कोशिका भित्ति काइटिन की ना बन करके सेल्यूलोज से निर्मित होती है पादपों के समान। बात करें पादप कोशिका भित्ति की, तो पादप कोशिका भित्ति में 3 लेयर्स उपस्थित होते हैं जिन्हें प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति तथा मध्य पटलिका कहा जाता है। जो मध्य पटलिका होती है ये निर्मित होती है पैक्टिन से, और पैक्टिन है वह समबहुलक होता है पॉलीकैलेक्टोयूरोनिक अम्ल का। इस मध्य पटलिका का प्रमुख कार्य होता है 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना, एक सीमेंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है जो 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। यदि बात करें कोशिका भित्ति के संश्लेषण के बारे में, तो केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन के समय जो गोल्जी से निर्मित वेसाइकल्स होती हैं
इनके अंदर उपस्थित होता है पॉलीगैलेक्टोयूरानिक अम्ल। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलीगैलेक्टोयूरानिक अम्ल निर्माण करता है पैक्टिन का, तो जो अर्गास्टिक मटेरियल होता है पॉलीगैलेक्टोयूरानिक अम्ल, ये जाकर के निक्षेपित हो जाता है उस जगह पर जहाँ पर निर्मित होना है किसको, मध्य पटलिका को। तत्पश्चात क्योंकि पॉलीगैलेक्टोयूरानिक अम्ल है, अम्ल के ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वह ऋणात्मक होता है, अतः ये धनात्मक आयनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसकी वजह से अब निर्माण हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट या मध्य पटलिका का। इसके बाद में जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली पर एक एंजाइम उपस्थित होता है। ये एंजाइम कहलाता है सेल्यूलोज सिंथेज। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होता है सेल्यूलोज सिंथेज। ये सेल्यूलोज सिंथेज कोशिका के अंदर से सेल्यूलोज लेता है तथा इसको बाहर की तरफ निक्षेपित कर देता है। सर्वप्रथम इस सेल्यूलोज सिंथेज के द्वारा निर्मित होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो बाहर की तरफ ये पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति को निक्षेपित करता है, इसके बाद में जो भित्ति निक्षेपित होती है उसे कहते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी वॉल। कुछ पाठकों के अंदर टर्शरी वॉल भी देखने को मिलती है। तो स्थिति जो होती है कोशिका भित्ति के अंदर कुछ इस प्रकार से होती है कि दोनों कोशिकाओं के मध्य से बाहर मध्य पटलिका, तत्पश्चात प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके बाद द्वितीय कोशिका भित्ति। बात करें रासायनिक संगठन की अगर कोशिका झिल्ली के, तो इसके अंदर सेल्यूलोज उपस्थित होता है 35 से 50%। यह एक समबहुलक है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिनमें अल्फा डी ग्लूकोज के एकलक इकाइयों के मध्य बीटा 1,4 बंध पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज की बात करें तो 20 से 35% उपस्थित होता है। ये एक हेट्रोपॉलीमर है, उदाहरण के लिए अरेबिनोजाइलिन, ज़ाइलोग्लूकन। पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन समबहुलक होता है, जैसे बात कर चुके हैं पॉलीगैलेक्टोयूरानिक अम्लों का। और जो लिग्निन है ये 10 से 25% तक उपस्थित होता है, जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन की बात करें तो अपनी बात की सेल्यूलोज सिंथेज की, और एक्सपांसिन भी उपस्थित रहते हैं इसके अंदर। बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो जो कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य है वह है किसी भी कंपार्टमेंट को बाह्य वातावरण से पृथक रखना। किसी भी कंपार्टमेंट को उसके जो बाह्य वातावरण है उससे पृथक रखने का कार्य करती है प्लाज्मा झिल्ली। संगठन की बात करें तो 50% लिपिड, 50% प्रोटीन तथा ±1% वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। अब जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको उसकी संरचना को दर्शाने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए। जो सबसे पहला मॉडल दिया गया था वह था लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल, और ये दिया था ओवरटोन, गॉरियन व ग्रैंडल ने 1992 के अंतर्गत। इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली है वह केवल और केवल लिपिड्स की बनी होती है। उसमें केवल एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। प्रोटीन्स की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। उन्होंने यह मॉडल इस आधार पर दिया कि उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वह कुछ जो लिपिड हैं उनको अपने अंदर से आने जाने की अनुमति प्रदान कर रही थी। तो जो लिपिड्स हैं वो आ जा सक रहे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वह लिपिड की बनी हुई है, इसलिए वह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर से आवागमन की अनुमति प्रदान कर रही हैं। इसके पश्चात जो मॉडल दिया गया वह था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे कहा जाता है प्रोटीन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉडल। ये मॉडल दिया था टैवसन डैनियल तथा रॉबर्टसन ने। इनके अनुसार जो कोशिका झिल्ली है इनमें 3 परतें उपस्थित होती हैं। इसके अंतर्गत जो लिपिड्स होते हैं वह हाइड्रोफोबिक जोन का निर्माण करते हैं तथा यह हाइड्रोफोबिक जोन दोनों तरफ से प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक जोन से अस्तरित रहता है, अर्थात इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है कि जो लिपिड्स हैं वो प्रोटीन्स के मध्य में सैंडविच्ड रहते हैं। यह मॉडल उन्होंने इस आधार पर दिया कि जब उन्होंने कोशिका झिल्ली के ऊपर पृष्ठ तनाव को मापा तो वह पृष्ठ तनाव जो था वह उनको ज़्यादा देखने को मिला जो कि केवल एक लिपिड की बाइलेयर के ऊपर उपस्थित होना चाहिए था। अर्थात यदि केवल और केवल लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती तो जो पृष्ठ तनाव है वह कम आना चाहिए था, परंतु
वहाँ पे पृष्ठ तनाव ज़्यादा देखने को मिला। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन भी उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात जो मॉडल दिया गया उसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया था सिंगल व निकोलसन ने सन 1912 के अंतर्गत। ये सबसे अधिक मान्य मॉडल या स्वीकार्य मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार जो लिपिड तथा प्रोटीन्स होते हैं वह एक मोज़ेक पैटर्न के अंदर उपस्थित होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि अर्ध तरल संरचना होती है। इस अर्ध तरल संरचना के अंदर लिपिड तथा प्रोटीन स्वतंत्र रूप से गति या मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मॉडल के अंदर लिपिड भी उपस्थित थे, साथ ही प्रोटीन भी उपस्थित थे तथा ये प्रोटीन और लिपिड्स हैं इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्वतंत्र रूप से मूवमेंट या गति कर सकते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में। संरचना में बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। जो लिपिड्स होते हैं ये एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। जो लिपिड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उनको 3 कैटेगरी या 3 क्लासेस के अंदर बांटा जा सकता है। एक कहते हैं अपन फॉस्फोलिपिड्स, एक आते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरा आता है आपके कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनको पुनः 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि हम कह चुके हैं कि जो लिपिड्स हैं एस्टर्स हैं, फैटी एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वह लिपिड्स या वह फॉस्फोलिपिड्स जिनमें ग्लिसरॉल पाया जाता है अल्कोहल के रूप में, उन्हें कहा जाता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वह है ग्लिसरॉल, 3 कार्बन का पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड्स की 2 चेन्स जुड़ी हुई हैं। अभी फैटी एसिड्स की जो चेन है वह ग्लिसरॉल के साथ में जुड़ी हुई है एस्टर बंधों के द्वारा। साथ ही ग्लिसरॉल का जो तीसरा कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट के साथ कोई अन्य ग्रुप भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो फॉस्फेट व ग्लिसरॉल है ये निर्माण करते हैं हाइड्रोफिलिक हेड का, तथा जो फैटी एसिड्स की चेन है वो बनाती है हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो जो लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से उनका चित्रण करते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, साथ ही 2 फैटी एसिड्स की चेन होती है जिन्हें कहा जाता है हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक व फोबिक दोनों ग्रुप उपस्थित हो उन्हें कहा जाता है एम्फीपैथिक। तो जब किसी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को जल के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उनकी सेल्फ असेंबली हो जाती है, वो स्वतः ही एक बाइलेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो हाइड्रोफिलिक सिरा है वो जल की तरफ हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिक जो सिरा है वह अंदर की तरफ छिप जाता है। तो इस प्रकार से एक सुव्यवस्थित बाइलेयर का, लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं स्फिंगोलिपिड्स के बारे में। तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं इनमें जो अल्कोहल होता है वह ग्लिसरॉल नहीं होकर के एक 18 कार्बन का अल्कोहल होता है, इसे कहा जाता है स्फिंगोसिन। इस स्फिंगोसिन के जो 2nd नंबर कार्बन है वहाँ एमाइड बॉन्ड से यदि फैटी एसिड चेन जुड़ जाए तो यह स्ट्रक्चर कहलाता है सिरेमाइड। और इस सिरेमिडिक स्ट्रक्चर के ऊपर यदि एक फॉस्फेट और फॉस्फेट के साथ में एक कोलिन समूह आकर के जुड़ जाए तो इन्हें कहा जाता है स्फिंगोलिपिड्स। वहीं यदि इस सिरेमिडिक स्ट्रक्चर के ऊपर फॉस्फेट और फॉस्फेट के साथ में कोई शर्करा आकर के जुड़ जाए तो इनको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन तथा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन की बात की जाए तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं उनके बीच में धंसे हुए रहते हैं, देख सकते हैं अपन, बीच में धंसे हुए रहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंगल पास केवल एक ही बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो निकलते हैं, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक से अधिक बार अंदर बाहर निकले हुए रहते हैं, इनको कहा जाता है मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन। जो एक बार निकलते हैं उन्हें क्या होता है सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन।
अब जो इंटीग्रल या आंतरिक प्रोटीन्स हैं, यदि इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक करना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स को तोड़ना होगा, और लिपिड्स को तोड़ना है तो इसके लिए एम्फीपैथिक डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसे कहा जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में दुर्बल बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तथा केवल पीएच में चेंज करने मात्र से या सॉल्ट के ट्रीटमेंट देने से यह जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक किए जा सकते हैं। तीसरी जो श्रेणी आती है वो आती है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की। ये जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं अपन, जैसे ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंकर्ड प्रोटीन, ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का उदाहरण है। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों के बारे में, और सबसे पहला कार्य है कि यह एक परमिएबिलिटी बैरियर के रूप में कार्य करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह सेमी परमिएबल भी होती है, यह सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है किसके माध्यम से? लिपिड की बाइलेयर के माध्यम से, क्योंकि जो लिपिड की बाइलेयर होती है यह जो हाइड्रोफोबिक पदार्थ है उनको अपने अंदर से आने जाने देती हैं। इसके साथ ही जैसे कुछ छोटे आकार के हाइड्रोफिलिक पदार्थ हैं, जैसे कि जल हो गया या मिथेनॉल हो गया, वह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं। परंतु यदि हम बात करें वृहद आकार के हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, जैसे सोडियम हो गया, ये उनको अपने अंदर से होकर के मूवमेंट नहीं करने देती है। तो अगर लिपिड्स की बात करें तो ये अर्धपारगम्य है, कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती। जबकि यदि बात करें प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन के माध्यम से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन पे, तो प्रोटीन के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उन प्रोटीन्स के माध्यम से जो मूवमेंट होता है या स्थानांतरण होता है उसे कहा जाता है, उसके आधार पर प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं प्रोटीन के, यह स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब हो गया कि जैसे कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम का है, तो इसके माध्यम से केवल सोडियम का ही स्थानांतरण हो सकता है, कैल्शियम का नहीं हो सकता, मैग्नीशियम का नहीं हो सकता। तो यदि प्रोटीन्स की बात की जाए, प्रोटीन्स के माध्यम से होने वाले आवागमन की बात की जाए तो प्लाज्मा झिल्ली सेलेक्टिव परमिएबल है, और यदि बात की जाए लिपिड बाइलेयर के माध्यम से तो प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमिएबल। अगले कार्य की बात करें तो जो सबसे प्रमुख कार्य है प्लाज्मा झिल्ली का वह है ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा झिल्ली के अक्रॉस, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है तथा जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जबकि इसके साथ में यदि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाए तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ हो, या जो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो। यदि स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होगा तो उसमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और यदि ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो जो प्रोसेस होगा वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होगा, जहाँ ऊर्जा आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूवमेंट, जबकि यदि कोई तरल है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आ रहा है तो उसके जो टर्म यूज होगी वो होगी ऑस्मोसिस। इसके अलावा एक टर्म होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है यह प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स के माध्यम से होता है, जो अपन पहले बात कर चुके हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की। तो यदि प्रोटीन्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे फैसिलिटेटेड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, कि वहाँ पे कुछ प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। तो इनके लिए आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टर्स की, और ये जो ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इन्हें कहा जाता है चैनल्स, कैरियर्स और पंप्स। जो चैनल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमेशा पैसिव प्रकार का होता है। चैनल्स सामान्यतः कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों के समान होते हैं। इन चैनल्स जैसे कि हम जानते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स जो है अमाइनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो इन चैनल्स के बाह्य भागों में जो अमाइनो अम्ल पाए जाते हैं वो हाइड्रोफोबिक प्रकार के होते हैं, जो उसे कोशिका झिल्ली में स्थायित्व प्रदान करते हैं। जबकि आंतरिक क्षेत्र में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो हाइड्रोफिलिक प्रकार के होते हैं,
जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के स्थानांतरण में सहायता प्रदान करते हैं। वहीं यदि हम बात करें कैरियर्स की, तो कैरियर्स एक्टिव तथा पैसिव दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही जो कैरियर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है, यानी कि यह केवल छिद्र नहीं होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। यहाँ पे पहले जो मॉलिक्यूल्स जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना है वह आकर के जो ट्रांसपोर्टर है या कैरियर है उससे बंधित हो जाता है। तत्पश्चात इसका डायमेंशन चेंज होता है, अंदर की तरफ आता है, तब उसको उस मॉलिक्यूल्स को जिसको बाहर से जोड़ा गया था उसे अंदर की तरफ मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो कैरियर्स का ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है। इसी वजह से जो कैरियर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है वह चैनल्स के माध्यम से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन से धीमी गति का होता है। तो चैनल्स के माध्यम से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सबसे तेज होता है। उसके बाद यदि बात करें पंप्स की, तो पंप्स हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व होते हैं। यदि पंप्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की जो करेंसी होती है शरीर के अंदर वो होती है ATP। तो ATP के रूप में जब ऊर्जा बंधित होगी ट्रांसपोर्टर से या पंप से, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, निर्माण होगा ADP का। साथ ही जिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है वो आकर के जुड़ जाएंगे इन पंप्स से। उसके बाद में ये पंप्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि इस दिशा में अभी भी जो सोडियम है उनकी सांद्रता अधिक है, फिर भी जो सोडियम का स्थानांतरण हो रहा है वह इसी दिशा में हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ हम ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा का उपयोग करके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बात करते हैं इंजेक्शन की। जो कोशिका झिल्ली होती है ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इंजेक्शन करती है, अंतर्ग्रहित करती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, डिपेंड की वो किस प्रकार की कोशिका है। और जो अंतर्ग्रहण होता है इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस है ये दो प्रकार का हो सकता है, फैगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस होता है इसे सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण है, जबकि यह द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण है, इसलिए इसे सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। जो फैगोसाइटोसिस होता है ये कुछ स्यूडोपोडिया के निर्माण के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि जब फैगोसाइटोसिस हो रहा होता है तो कोशिका झिल्ली इस प्रकार से अंतर्वलित होती है और इस प्रकार से कुछ निर्माण करती है स्यूडोपोड्स का, ठीक है। साथ ही साथ इनमें जो वेसिकल्स फॉर्म होती है उसे कहता है फैगोसोम्स। और जो फैगोसाइटोसिस है इसमें लाइसोसोम्स की आवश्यकता होती है, और ये लाइसोसोम्स जो फैगोसोम्स हैं उनके साथ में जुड़ जाते हैं तो फैगोलाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो उस खाद्य पदार्थ के पाचन में सहायता करता है। जो फैगोसाइटोसिस है इसके द्वारा बाह्य पार्टिकल्स हो गए या जो जीवाणु है या वायरस है या डस्ट पार्टिकल है इनका इंजेक्शन किया जाता है। शरीर के अंदर यदि बात की जाए तो जो फैगोसाइटोसिस है ये जो अपनी WBC होती है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रोटोजोन्स भी फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। जबकि यदि बात की जाए पिनोसाइटोसिस की तो यहाँ पे जो अंतर्ग्रहण है वह किया जाता है कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, इन्वेजिनेशन से। यहाँ स्यूडोपोड्स का निर्माण नहीं होता है, केवल अंतर्वलन ही होता है। इस प्रकार से लाइसोसोम्स का कोई रोल होता नहीं है इसके अंदर। और जो पिनोसाइटोसिस है वो किया जा सकता है शर्करा के कणों का, आयंस का, अमीनो अम्लों का, एंजाइम्स, हार्मोन इत्यादि का। और शरीर के अंदर यदि बात की जाए तो जो सिक्रेटरी स्रावी कोशिकाएं हैं वह करती हैं पिनोसाइटोसिस। साथ ही साथ जो ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें भी पिनोसाइटोसिस देखने को मिलता है। साथ एक और कार्य भी होता है प्लाज्मा झिल्ली का, वह होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संदेश या अपना संदेश अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का। और ये जो कार्य होता है कम्युनिकेशन का ये परफॉर्म किया जाता है कुछ कोशिका झिल्ली पे पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, जिसके माध्यम से वो कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं या बात कर सकती हैं, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सिग्नल्स को पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद।